नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर स्ट्रोक में। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले बात हम असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे, जिनके काफिले पर आज हमला हुआ है। अब से कुछ देर पहले मेरी असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत हुई है और उन्होंने नाम उजागर कर दिया है। इस वक्त की पहले मैं बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं। असद ओवैसी ने ये कहा है कि पुलिस से लगातार वो संपर्क में है। पुलिस ने बहुत जल्दी और तुरंत एक्शन लिया है। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक सहारनपुर का बताया जा रहा है और दूसरा बताया जा रहा है नोएडा का। ये दो लड़के थे, एक रेड हुडी में था, दूसरा सफेद पोशाक में था। ओवैसी ने हमला करने वाले का नाम सचिन बताया है। ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस और हेरसे के मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि नाम जो है वो अभी जो है सचिन बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस को जांच करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है, क्योंकि महज ये दो शख्स नहीं हो सकते जो मुझ पर अटैक करे। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है और जल्द से जल्द पुलिस को जांच खत्म करके ये बता देना चाहिए देश को कि आखिर ये हमलावर थे कौन। और अब ये देखिए, हम आपको उस इलाके, उस जगह का सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और ये सफेद स्वेटशर्ट पहने जो है वो शख्स आपको दिखाई दे रहा है। एक रेड हुड में आपको एक शख्स दिखाई दे रहा है जो शायद फायरिंग करते हुए आगे की तरफ दौड़ रहा है। दोनों शख्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अभी मुझे जानकारी मिली है कि एक जो शख्स पहले गिरफ्तार हुआ था उसकी निशानदेही पर दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और दूसरा नोएडा का रहने वाला बताया जा रहा है। मेरठ से काफिला दिल्ली की तरफ जाना था, तभी एक टोल प्लाजा पर ये ओवैसी के काफिले पर अटैक हुआ। ओवैसी ये बता रहे हैं कि 1994 से वो एमएलए हैं। उन्होंने एमएलए जब चुनाव जीते थे उसके बाद से उन्होंने कभी भी सिक्योरिटी नहीं रखी। इस काफिले में भी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन एक बहुत जोरदार आवाज आई और उसके बाद उनकी गाड़ी जो चला रहे थे शख्स, उन्होंने असद ओवैसी को ये बताया कि हम पर हमला हो रहा है और फिर एक उनके काफिले की गाड़ी ने उस रेड हुड वाले शख्स को टक्कर मारी, तब जाकर वो पकड़ में आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है आज एबीपी न्यूज से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पर हुए अटैक को लेकर, अब आप सुनिए। खुद असद ओवैसी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपका एबीपी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है और आपको तंदुरुस्त देखकर, सेहतयाब देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या असद साहब? आज हमारा प्रोग्राम था मेरठ में और किठौर में। हम किठौर में हम प्रोग्राम होने के बाद हमारे रुमान नोफिल साहब के घर पर थोड़ा चाय वाय पीकर नमाज पढ़कर निकले। तो जब हम इस टोल गेट पर पहुंचे तो जाहिर है जब आपको बैरिकेड के सामने गाड़ी स्लो हो जाती है, हम गाड़ी स्लो कर दिए। तो अचानक एक धमाके की जोरदार आवाज़ आई तो समझे नहीं। तो जब दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथी जो गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, उन्होंने कहा कि भाई हमला हो रहा है हम पर। और 90 डिग्रीज पर एक वाइट शर्ट में एक आदमी था और वाइट जैकेट या शर्ट और लेफ्ट साइड पे कोई रेड हुडी पहना हुआ था, वो गोली चला रहा था। तो हमने यामीन से कहा कि भाई तुम सामने वाले हाजी साहब की गाड़ी थी, हम 4 गाड़ी के कॉन्वॉय में थे, तुम गाड़ी को तेज मारो और हटाओ, गाड़ी निकालो यहाँ से। तो खैर वो गाड़ी निकली, हम बाजू से निकले। पीछे जो हमारे एक्स मेयर हैदराबाद के माजिद हुसैन की गाड़ी थी, उसके ड्राइवर ने उस लाल हुडी पहनने वाले शूटर पर अपनी गाड़ी चढ़ाई, उसके पैर के ऊपर वो गिर गया। तो वाइट जैकेट वाला फिर उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाई। तो खैर वो मेरी सेफ्टी जानने के लिए गाड़ी भगाए। हम कोई फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, वहाँ पर आगे फ्लाईओवर है, गाड़ी से उतरे। हमने उन जो गन शॉट के जो निशान थे उसका फ़ोटो लिया और बाद में हम हाजी साहब गाड़ी में बैठकर दिल्ली को आए। तो एडिशनल एसपी से बात करें तो बोले कि हाँ सर, वो एक अटैकर शूटर पकड़ा गया है, सीन ऑफ क्राइम से एक वेपन भी सीज किया गया है और आपकी गाड़ी का फॉरेंसिक जांच होगी और टेक्निकल जांच होगी। और हमको अभी मालूम हुआ कि दोनों लोग सहारनपुर के एक है और एक नोएडा का है। हम सरकार से ही डिमांड करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए। और क्योंकि ये पूरा मनसूबाबंद तरीके से एक प्लानिंग से ये हरकत की गई है कि उनकी हमको ये रिकी कर रहे थे, हमको फॉलो कर रहे थे, वो पहले से इंतजार कर रहे थे, इनको मालूम था कि हम उस टोल गेट पर आएंगे।
तो इसके पीछे जो बड़े दिमाग वाले हैं और जो वेपन इस्तेमाल हुआ है वो यकीनन मैं समझता हूं कि हमको जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो 9mm का वेपन होगा। इतनी बड़ी धमाके की जो आवाज़ आई है, तो ये वो लोग हैं जो नफरत करते हैं भारत के संविधान से, ये नफरत करते हमसे, हमारी जान लेने की कोशिश की गई। और सबसे अफसोसनाक बात है कि इलेक्शन चुनाव में, इंतखाबी इलेक्शन मुहिम में हमारी जान लेने की कोशिश की गई। तो इन लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। सिर्फ 2 लोग नहीं है, ये इनके पीछे बड़े बड़े ताकतें हैं जो भारत के संविधान के और जो जेनोसाइड की बात करते हैं, जो पूरा जहर उगल रहे हैं, जो भारत के भाईचारगी की, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी के खिलाफ हैं। मगर मैं आपके प्रोग्राम के जरिए इन बुज़दिलों को पैगाम दूंगा कि मुझे और तुमको मरना एक दिन है, ज़रूर है। मैं तो मरूंगा, तुम भी मरोगे, मगर याद रखो जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे भारत के संविधान को बचाने के लिए और अल्पसंख्यक मुसलमान समाज, दलित समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। आप मुझे मार सकते जरूर हैं, मगर मेरी सोच को आप फिक्र नहीं खत्म कर सकते। तो होगा, करिए। ये बुज़दिल लोग हैं तो यही कर सकते हैं। जिस तरह गांधी को गोली मारी, तो इनका मकसद एक ही है कि गोली, ये काबिलियत रखते हैं गोली की, इनके पास और कोई काबिलियत नहीं है। ये कौन है जो लोकतंत्र पर हमला करने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है जो आप पर चुनाव के दरमियान अटैक करता है? आप को किसी पर शक है? ये धार्मिक अटैक था कि राजनीतिक अटैक था? आपकी समझ इस वक्त आपको क्या कह रही है? मैडम, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये बता सकूं, मैं जानता ही नहीं हूं। और अल्लाह के फजलो करम से मेरा कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। मैं 1994 से MLA बना, 2 मरतबा का विधायक, 4 मरतबा का MP हूँ। मैंने 94 से अब तक कोई सिक्योरिटी नहीं ली। मुझे पसंद नहीं है सिक्योरिटी गार्ड जो बंदूक थाम कर फिरते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मीडिया के लोगों ने मुझसे 2 दिन पहले सवाल किया था कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ, आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछ लीजिए, मेरा भरोसा मत करिए, कि हर महाशय वहाँ पर जो थे हमको गाली दे रहे थे, अनाप शनाप बक रहे थे हमारे बारे में। गाजियाबाद में आज से 1 महीना पहले कोई सेना के जिम्मेदार है, उन्होंने हमारी गर्दन काटने की बात कही थी। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इन तमाम ताकतों को बेनकाब करे, इनको अप्रीहेंड करे, इस जहर को भारत के जिस्म में फैलने से रोके। मेरी जान की कीमत नहीं है, मेरा देश बड़ा है, मगर अगर ये जहर कैंसर की तरह फैल जाएगा पूरे देश में, तो फिर ना रूल ऑफ लॉ रहेगा, ना संविधान की अहमियत रहेगी, ना किसी की जान की कीमत और अहमियत रहेगी। अगर रूल बाय गन आप करेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जिस इलाके में जा रहे थे वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और क्या ये राजनीतिक अटैक हो सकता है आपके ऊपर? राजनीतिक मंशा के तहत ऐसा लग रहा है, या नहीं आपको लग रहा है कि धर्म संसद में जो आपके खिलाफ जहर उगला गया है उन्हीं में से कोई हो सकता है? सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये तो काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, प्रधानमंत्री की सरकार का और यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन का है। मुझे ये बताया गया है मैडम कि एक सहारनपुर और एक नोएडा के 2 लड़के हैं। हमारे एक्स मेयर माजिद की गाड़ी के ड्राइवर ने जो रेड कलर का हुडी पहना था उस पर गाड़ी चढ़ा दी, तो वहीं गिर गया वो। वेपन भी उसका मिला, उसके CCTV कैमरा है, और पूरा मंसूबाबंद तरीके से किया गया। उनको मालूम कि गाड़ी जब स्लो होती है तो ये तो सरकार का काम है कि उनको बेनकाब करे। अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई भी किसी पे गोली चला देगा? अरे कौन है ये लोग? ठीक है, आप गोली चला रहे हैं तो क्या समझ रहे हैं कि आवाज़ बंद हो जाएगी? आवाज़ नहीं बंद होगी। मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं हरगिज नहीं लूंगा, मैं अपना काम जारी रखूंगा। मेरी सिक्योरिटी की, देश की सिक्योरिटी की जिम्मेदार सरकार है, और सरकार का काम है कि वो इन जैसे लोगों को रोकें। याद रखिए, अगर ये कैंसर पूरे देश के जिस्म में फैल जाएगा तो फिर देश में अनार्की हो जाएगी, एनार्की हो जाएगी, रूल ऑफ लॉ नहीं रहेगा। और इन लोगों को आप इसी स्टेज तुरंत कार्रवाई की है असद साहब? क्योंकि जैसे ही आपने ट्वीट किया, कहा जा रहा है कि फौरन एक्शन ले लिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं जब दिल्ली को पहुंचा तो मैंने फ़ोन किया, वहां पर हमारे कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने कहा कि एडिशनल SP है, मेरा फ़ोन दो। मैं उनसे बात किया, वो बड़े महज़िब तरीके से हमसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, यहाँ से एक वेपन सीज हुआ है और एक सचिन नामी शख्स को हमने गिरफ्तार भी किया है, CCTV फुटेज को भी हम देख रहे हैं और पूरी जांच करवाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये 2 बुज़दिलाना हरकत करने वाले लोगों के पीछे जो बड़ा दिमाग है, आप उनको पकड़िए, तो ये मुस्तकबिल में, फ्यूचर में
ये पूरे हमले जिस किसी पे होंगे रुक जाएंगे। अगर आप इसको नहीं तहकीकात करेंगे तो याद रखिए और हमले होंगे। आपने कहा कि पुलिस ने आपको बताया कि जो शख्स पकड़ा गया उसका नाम सचिन है। हाँ, सचिन है, और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि एक सहारनपुर का है, एक नोएडा का है। ये तो पुलिस सच बताएगी। जो हम सुने अभी तक, हो सकता है कि हियर से हो, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन जो कहते हैं कि एक सहारनपुर का है, एक नोएडा का है। आप बताइए मैडम कि हम दिल्ली से मीरठ जाते हैं, मीरठ से किठौर जाते हैं और किठौर से वापस आ रहे हैं, तो ये लोग हमारे पीछा कर रहे थे। ये पहले से इंतजार कर रहे थे। इनका फोन देखना चाहिए, इनके हर चीज को देखना चाहिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखना चाहिए, इनके बैंक अकाउंट्स को देखना चाहिए, कौन कौन इनसे ये कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे, इनका व्हाट्सएप को निकालना चाहिए। आप अपनी फॉरेंसिक टीम को इनका सेलफोन सीज करिए और आप इनका जो हाथ का रेसिड्यूअल लीजिए, सब करिए, मालूम हो जाएगा आपको कौन इनके पीछे है। ये दो का काम नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं, इनके पीछे यकीनन बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो हमारी आवाज को दबाना चाहते थे, हमको खत्म करना चाहते थे। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपके काफिले में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे और आपको क्या कभी ऐसा एहसास हुआ कि कोई है जो लगातार आपका पीछा कर रहा है? देखिए, मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं सिक्योरिटी 94 से मैं पॉलिटिक्स में एमएलए बना, मैं नहीं लेता हूं, मुझे पसंद नहीं है। ना मैं बीपी गाड़ी लेता हूं। मेरे गाड़ी के सामने हाजी साहब की गाड़ी थी जिसमें वो और सारिम बैठे थे। मेरी गाड़ी यामीन खान चला रहे थे, मैं पैसेंजर पर था और मेरे अध्यक्ष शौकत साहब पीछे बैठे थे। 3 लोग पीछे, 2 गाड़ियां थी फॉर्च्यूनर, उसमें 2-2, 3-3 लोग बैठे थे, जिसमें हमारे माजिद हुसैन एक्स मेयर थे। उनके ड्राइवर ने उस लाल कलर के शख्स पर जो गोली चला उस पर गाड़ी चढ़ाई। अगर वो नहीं मिलता, अगर गाड़ी नहीं चढ़ाते, उसको नहीं रोकते, तो फिर वो भी गायब हो जाते। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये बता गए कि कौन वो शख्स हो सकते हैं। एक सहारनपुर का है, एक नोएडा का रहने वाला है। दोनों को पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। 3-4 लोगों ने मेरी गाड़ी पर फायरिंग की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सचिन नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश और ताकत है। ये सरकार को जल्दी पता लगाना चाहिए, असद ओवैसी ये कहते हुए नजर आए। भले ही असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गोलीबारी हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आज देखने को मिली है। कुछ देर पहले बुलंदशहर से बाहर निकलकर नोएडा की तरफ बढ़ते हुए आज रास्ते में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का काफिला आपस में टकरा गया। एक तरफ से अखिलेश यादव का रथ निकल रहा था, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का काफिला आ रहा था। दोनों का रास्ते में आमना सामना हुआ। प्रियंका अपनी गाड़ी के ऊपरी हिस्से में थी, अखिलेश पहले से ही अपने विजय रथ पर सवार थे, वो भी बस की छत ही पर थे। पारदर्शी विजय रथ से अभिवादन करते हुए वो नजर आए, फिर वो अपने रथ की छत पर आ गए और हाथ हिलाकर उन्होंने भी प्रियंका गांधी को हेलो कहा। यही भारतीय लोकतंत्र की खासियत है। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश में खासी राजनीतिक गर्मी रही, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ प्रियंका गांधी है, वो छोटी गाड़ी में सवार है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, वो बड़े से अपने जिसे वो कह रहे हैं कि विजय रथ है उसमें सवार है, और वो रथ जहां से भी गुजरता है वहां पर कुछ गाने जो हैं अखिलेश की पार्टी की तरफ से बनाए गए बजते रहते हैं, और वो भी इस वक्त बज रहे हैं। खैर, आज उत्तर प्रदेश में खासी राजनीतिक सरगर्मी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखा, खूब दावे किए गए, लेकिन उसके बाद ये भी कहा गया विपक्ष की तरफ से कि ये तो दावे झूठे हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कौन सच कौन झूठ। सत्य है काशी में जो कह के गए हैं मोदी, यूपी में योगी है उपयोगी, यूपी में योगी है उपयोगी, यूपी में योगी है उपयोगी, मोदी योगी योगी है उपयोगी। यूपी के लिए योगी कितने उपयोगी साबित होते हैं, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन बीजेपी ने ताकत पूरी लगाई हुई है। इसीलिए अपने 5 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेकर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया के जरिए जनता के बीच गए।
योगी आदित्यनाथ ने अपनी पिछली 5 साल की सरकार के कई कामकाज गिनाए। ये भी कहा कि 2 साल कोरोना की वजह से बहुत कुछ नहीं हो सका। इसके बावजूद सरकार ने जमकर काम किया। आवास योजना हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा दावा ये किया कि यूपी की अर्थव्यवस्था देश में दूसरे नंबर पर आ गई है। दावा है कि ये काम उनके 5 साल के कार्यकाल में ही संभव हुआ। यूपी की अर्थव्यवस्था को लेकर और भी कुछ बड़े दावे किए गए। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद ये वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है, जिसकी वजह से खूब निवेश होगा। लेकिन अखिलेश यादव इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई भी निवेशक होता है वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। ये तो 3 लाख करोड़ का झूठ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में जो MOU साइन हुए थे वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर बुलंदशहर में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बताओ, हमारे जहां से मैं आ रहा हूं कहीं कारखाना नहीं लगा। और कोई इन्वेस्टमेंट हुआ तो बताए ना सरकार, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन यूपी की सियासी लड़ाई सिर्फ निवेश या बिजनेस पर नहीं छिड़ी हुई है ना। सबसे बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि उनकी सरकार के समय में कानून व्यवस्था ज्यादा बेहतर हुई है। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, माफियाओं और अपराधियों पर कार्रवाई हुई। लेकिन समाजवादी पार्टी इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम के दावे आप देखिए और उसके बाद पलटवार। उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ऐसा कहा रिपोर्ट कार्ड में। उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई आतंकी घटना नहीं हुई, ऐसा भी कहा गया। 2016 और 17 की तुलना में 2020 और 21 में डकैती में 54% की कमी आई, लूट में 64% की, हत्या में 23% और रेप में 45% की कमी आई है। लेकिन पिछले 5 साल में 155 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, 3628 अपराधी घायल हुए, 13 पुलिस वाले भी शहीद हुए, 48,000 से ज्यादा लोग गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार हुए, 694 पेशेवर अपराधियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई, ये रिपोर्ट कार्ड में कहा गया। बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि इस बार के चुनावों को कानून व्यवस्था के नाम पर लड़ा जाए और इसके लिए समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर की याद दिलाई जा रही है। 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है। माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई को बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ है। आज बुलंदशहर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली में यही बात कही। उधर आज अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए।
पुलिस सुधारों और पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने काफी कुछ कहा। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं। आप समझ गए, वोट बैंक है, उसे बढ़ाना है, दूसरों के वोट बैंक में सेंध लगाना है। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिस वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा जंग छिड़ी है वो कौन सा है? ओबीसी, जिसका एक बड़ा हिस्सा पिछले 3 चुनावों से बीजेपी के साथ रहा है। सिर्फ ओबीसी का यादव वोट बैंक जो है वो अखिलेश के साथ मजबूती से जुड़ा रहा। अब अखिलेश को कुर्सी तक पहुंचने के लिए बीजेपी के खेमे में या बीजेपी के खेमे से उस ओबीसी वोट को खींचना है जिसे गैर यादव ओबीसी कहा जाता है। अखिलेश इसके लिए कैसे बिसात बिछा रहे हैं और क्या है यूपी में ओबीसी वोट की ताकत, ये समझिए हमारे सहयोगी रणवीर के इस रिपोर्ट से। मैं केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ इस अंदाज में कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट की दावेदारी पेश की और जीत का दावा भी ठोका। मेरा आज तो मां के दरबार में ही चरणों में प्रार्थना है कि फिर एक बार 300 पार, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। कोरोना की वजह से चुनाव पाबंदियों के साए में हो रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों की वजह से नामांकन के दौरान गिने चुने लोग ही जा सकते हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के लिए बीजेपी के बॉस यानी जेपी नड्डा खुद पहुंचे और उनके साथ ही अपना दल की अनुप्रिया पटेल। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़ाई में न ही सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य जी बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जीत और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है, मिलेगा और हम फिर से सरकार बनाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि कौशाम्बी जनपद में इस सिराथू विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी ओबीसी समाज को बीजेपी का एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह बात फैलाई जा रही थी कि बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलता है। ऐसे में नड्डा और अनुप्रिया की मौजूदगी से इस धारणा को कमजोर करने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही ओबीसी समाज में बीजेपी को लेकर एक अच्छा संदेश भी जाएगा। दरअसल यूपी की लड़ाई में ओबीसी वोट की अहमियत हर कोई जानता है। इस बार अखिलेश ने पहले छोटे छोटे दलों से गठजोड़ बनाया, फिर बीजेपी के कई बड़े ओबीसी चेहरों को अपने खेमे में शामिल कर लिया। इसमें एक बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जिन्होंने अखिलेश के खेमे में आते ही 85-15 का नारा बुलंद कर दिया। बीजेपी इस 85-15 के खतरे को हर हाल में कम करने में लगी है। 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का।
85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। दारा सिंह चौहान छोड़ के गए, राजभर आपको छोड़ गए, तो क्या हो रहा है? क्यों छोड़ के जा रहे हैं सब आपको? देखिए, आप जिन जातियों की बात कर रहे हैं, उनके तथाकथित जिनको नेता समझ रहे हैं, उन नेता गए होंगे, लेकिन जनता हमारे साथ थी, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी। ये उनको भी पता चल गया है कि छोड़ करके जाने की गलती का एहसास उनको हो रहा है, लेकिन उसका जवाब जनता ही देगी और उसके जवाब का परिणाम 10 मार्च को मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपना सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा बनाकर पेश कर रही है, ताकि उस ओबीसी वोट बैंक को बिखरने से रोका जाए, जिसके दम पर बीजेपी ने 2015, 2017 और फिर 2019 में यूपी में कमल खिलाया था। और अखिलेश उसी समीकरण को तोड़ने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की, विकास की और 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा की गारंटी है। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो और चाहे अन्य जो राजनीतिक दल बने हैं अलग अलग, लेकिन वह अलग अलग राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए न सुशासन दे सकते हैं, न विकास दे सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। चुनाव किसानों के मान सम्मान का चुनाव ये है। इस बार जनता ने तय किया है, भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी चुनाव है। दरअसल यूपी में इस वक्त लड़ाई ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है, क्योंकि आंकड़े यही कहते हैं कि ये वोट बैंक सरकार बनाने और उखाड़ने दोनों की ताकत रखता है। यूपी में ओबीसी एक ऐसा वोट बैंक है जिसके बगैर सरकार बनना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यूपी के कुल वोट बैंक के आधे से थोड़ा ही कम है ये वोट बैंक। ओबीसी वोट बैंक अलग अलग समूह में बटा जरूर है। यूपी में कुल वोट ओबीसी वोट के 43% है कुल वोटों का, जिसमें सबसे बड़ा चंक यादव समुदाय का है जो 10% है। इसके बाद कुर्मी 5% है, मौर्य 5% है, जाट 4% है, राजभर भी 4%, लोधी 3% है, गुर्जर 2% है, निषाद, केवट, मल्लाह मिलकर करीब 4% हो जाते हैं और बाकी तमाम जातियां और जोड़ दीजिए आप तो वो 6% के आसपास रहती है। यूपी में ओबीसी वोट बैंक के बड़े हिस्से पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, जिसमें यादव वोट बैंक सबसे मजबूत है। लेकिन 2014 से बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाकर एक नया समीकरण जो है वो तैयार किया है। बीजेपी ने 20% अगड़ी जाति और 43% वाले ओबीसी वोट बैंक के 33% गैर यादव को बहुत हद तक अपनी तरफ कर लिया है। इसी में वो 10% गैर जाटव एससी को भी जोड़ने में कामयाब रही है और इस तरह बीजेपी का वोट बैंक पहुंच गया करीब 63% के आसपास। बीजेपी ने यूपी में 2014 में इस फॉर्मूले पर काम किया और अब तक के चुनाव में उसे सफलता मिली है। 2017 के विधानसभा चुनाव पर आप नजर डालिए। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यादव वोट का सिर्फ 10% मिला, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 80% मिला। लेकिन कोयरी और कुर्मी का 57% बीजेपी को गया, 21% अखिलेश के खाते में आया है। अन्य ओबीसी का 61% बीजेपी को मिला और सिर्फ 21% अखिलेश के पास पहुंच पाया है। अखिलेश बीजेपी के इसी गणित को बिगाड़ना चाहते हैं और बीजेपी भी अखिलेश की हर चाल का जवाब दे रही है। इसका नजारा केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में देखने को मिल गया। केशव प्रसाद के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची, जबकि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी गठबंधन की उम्मीदवार कौन है? पल्लवी पटेल। और पल्लवी पटेल कौन है? अनुप्रिया की बहन। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। उनकी मौजूदगी अखिलेश के उस चक्रव्यूह की काट थी जो उन्होंने सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ रची है। दरअसल इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन है। इस गठबंधन ने सिराथू में पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। पल्लवी अनुप्रिया पटेल की बहन है, जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी ये संदेश भी देने के लिए थी कि विरोधी भले ही बहन हो, लेकिन अनुप्रिया और उनकी पार्टी अपना दल बीजेपी के ही साथ है। आप सभी को पूरे भरोसे के साथ कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक
पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमारे भाई इस सिराथू विधानसभा से उनकी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाने में अपना योगदान देंगे। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में पटेल वोटरों को संदेश देने के लिए बीजेपी ने सिराथू में रोड शो किया। इसमें अनुप्रिया पटेल भी शामिल रही। सिराथू विधानसभा का जो चौराहा है, उस चौराहे पर केशव मौर्य लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए साथ में जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जिस रणनीति के तहत केशव मौर्य के नामांकन में अनुप्रिया पटेल को खास तौर पे बुलाया गया है, ताकि इस सिराथू विधानसभा में जो पटेल वोटर्स हैं उनको ये बताया जा सके कि पटेलों का नेता अनुप्रिया पटेल हैं और वो आज केशव मौर्य को पूरी तरीके से समर्थन दे रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।